हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग मैनिया। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को जो है हम लोग रॉयल्स डिजीज़ भी कहते हैं। हीमोफीलिया के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। ये एक तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। आज हम लोग उसके बारे में जानते हैं बहुत ही छोटे में। ये एक छोटा सा वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बारे में जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे आज इस टॉपिक में। तो हीमोफीलिया जो है एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हमारी छोटा सा भी कट लग जाने पे हमारी ब्लीडिंग जल्दी रुकती नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। मीन्स क्या होता है कि ये पहले तो ये ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड होती है, जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। ये हेरिडिटरी के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। और दूसरा कि ये जो है आपका हीमोफीलिया जो है ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड होता है। मतलब कि जो आप जानते होंगे फीमेल्स में जो है डबल एक्स मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में जो है एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो ये हीमोफीलिया जो होता है ये एक्स क्रोमोसोम से ही लिंक होता है। ये एक्स क्रोमोसोम से ही लिंक होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स जो हैं, जो औरतें हैं, वो जनरली इसकी कैरियर होती हैं और मेल जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित होते हैं, यानी उसके पेशेंट होते हैं। तो जो कैरियर का मीन्स ये होता है कि जो फीमेल को में हीमोफीलिया फैक्टर प्रेजेंट है, जिसके एक एक्स में हीमोफीलिया फैक्टर प्रेजेंट है, वो कैरी करेंगी, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेके जाएंगी। लेकिन उनके अंदर खुद वो सिम्टम्स हीमोफीलिया के नहीं दिखेंगे, वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहेंगी, बट वो कैरियर हैं, वो उसके अंदर है वो हीमोफीलिया और वो पहुंचा सकती है अपने बच्चों में। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे, तब तक इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, अभी जो हम लोगों ने बात की कि ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और इसमें स्पेसिफिक कोआगुलेशन प्रोटीन, मतलब जो हमारे कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं, उनकी कुछ फैक्टर्स की कमी की वजह से जनरली हीमोफीलिया होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये भी हम लोगों ने जान लिया अभी। ठीक है, और एडल्ट में अगर ये होता है तो जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। फीमेल जो है उसकी कैरियर रहती हैं और मेल जो है वो जनरली अफेक्टेड होते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम से। तो देखिए होता क्या है कि जो फीमेल होती हैं उसमें होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक में हीमोफीलिया फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, और मेल में होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम। ठीक है, मेल जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है और ये फीमेल जो है ये कैरियर है और मेल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अब होता क्या है, इनके अगर हम चांसेस देखे जाएं कि इनके बेबी होंगे तो कैसे होंगे, तो देखिए ये अगर होगा एक्स एक्स तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। ठीक है, इसके किसी पे मतलब एक्स क्रोमोसोम पे जो है आपके हीमोफीलिया फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉर्मल बेबी होगी। ठीक है, अगर ये बॉय हुआ तो ये भी नॉर्मल होगा। ठीक है, बट अगर ये गर्ल हुई तो ये कैसी होगी, ये कैरियर होगी। ठीक है, ये लाइक हर मदर, इसके भी एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये जो है ये कैरियर होगी। ठीक है, अपनी माँ की तरह। और अगर इसका मेल बेबी होता है इस अगर फैक्टर से, तो क्या होगा, वो हीमोफिलिक पेशेंट होगा। ये अगर होगा तो ये हीमोफिलिक पेशेंट होगा, इसको हम कहेंगे इसको हीमोफीलिया है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर फीमेल कैरियर से अगर और नॉर्मल अगर फादर से अगर होने के चांसेस देखेंगे तो 25% चांसेस है कि मदर को हीमोफिलिक सन होगा, या 25% चांसेस हैं कि मदर को जो है कैरियर बेबी होगी, कैरियर बेबी गर्ल होगी, जो कि हीमोफीलिया को आगे भी कैरी करके लेके जाएगी। अब अगर क्या हो कि अगर फादर जो है, मदर जो है वो कैरियर है और फादर हीमोफिलिक है, ये मदर हो गई कैरियर और फादर हो गया हीमोफिलिक। ठीक है,
अब इस केस में क्या होगा, इस केस को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट केस है। इसमें अगर इसकी बात करें तो इनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिक फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये बेबी जो होगी है तो ये गर्ल, बट ये हीमोफिलिक पेशेंट होगी, ये हीमोफिलिक पेशेंट होगी क्योंकि इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे जो है हीमोफिलिक फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक्स अगर इस वाई से मिलता है तो क्या होगा, तो भी हमारा हीमोफिलिक बॉय होगा, हीमोफिलिक बॉय होगा। ये एक्स अगर इस एक्स से मिलता है तो हमारी कैरियर गर्ल होगी, ये कैरियर होगी क्योंकि इसके सिर्फ एक क्रोमोसोम पर है हीमोफिलिक फैक्टर। और अगर लास्ट कंडीशन की बात की जाए कि इससे अगर ये सन होगा तो वो नॉर्मल हो सकता है, ये नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आई। तो इस कंडीशन में लगभग 75% केसेस में या तो बेबी हीमोफिलिक होगा या तो कैरियर होगा, और 25% चांस है कि उनका एक नॉर्मल बेटा हो जाए, बट अगर बेटी होती है तो वो हीमोफीलिया की कैरियर ही होगी। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे कैसे ये ट्रांसफ़र होता है, कैसे कैसे ये इनहेरिट होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो हीमोफीलिया के क्या क्या टाइप्स है, तो बेसिकली हीमोफीलिया जो है वो 4 टाइप का होता है जो कि हम लोग जनरली पढ़ते हैं जिसके बारे में। तो हम लोग 4 टाइप के हीमोफीलिया को देखेंगे। एक सेकेंड, ओके, पर्पल। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन होता है वो होता है हीमोफीलिया ए, ये सबसे कॉमन है। 80% जितने हीमोफिलिक पेशेंट है उसमें जो 80% पेशेंट है वो हीमोफीलिया ए से ही ग्रसित होते हैं। तो हीमोफीलिया जो ए होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोफीलिया ए जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, इसको इसलिए इसको हम लोग क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा 80% केसेस में हम हीमोफीलिया ए देखते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहते हैं। और इसमें फैक्टर 8 की कमी होती है। फैक्टर 8 कौन सा था फैक्टर, अगर आप पुराना आपको ब्लड क्लॉटिंग वाला चैप्टर याद होगा तो फैक्टर 8 हमारा होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। ठीक है, फैक्टर 8 कौन सा था, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। और हम यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है तो वो हीमोफीलिया ए कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहते हैं। दूसरा है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी में जो है हमारा क्रिसमस फैक्टर की कमी होती है। क्रिसमस फैक्टर आप लोगों ने याद, अगर आपको याद हो तो वो हमारा 9th फैक्टर था। ठीक है, हमारा 9th फैक्टर था, तो उसमें 9th फैक्टर का नाम था क्रिसमस फैक्टर। तो क्रिसमस फैक्टर की अगर ब्लड में कमी हो रही है तो हमारा उसको हम लोग कहेंगे हीमोफीलिया बी। और हीमोफीलिया बी को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रिसमस डिजीज़, क्योंकि इसमें क्रिसमस फैक्टर की कमी हो रही है। ठीक है, या फैक्टर 9 की कमी हो रही है। अब अगला आता है वॉन विल्ब्रेंड्स डिजीज़। वॉन विल्ब्रेंड्स डिजीज़ जो है उसमें क्या होता है, वॉन विल्ब्रेंड्स फैक्टर की कमी होती है। अब ये फैक्टर जो है वो रिलीज़ कहाँ से होता है, तो ये फैक्टर रिलीज़ होता है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये फैक्टर रिलीज़ होता है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी एपिथेलियम से या प्लेटलेट से, इन दोनों से ये फैक्टर रिलीज़ होता है। अब ये फैक्टर काम क्या करता है, इसका काम क्या है, तो ये फैक्टर क्या करता है, ये फैक्टर जो है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में मदद करता है। अब आप सोचिए, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में ये फैक्टर हमारा जो है वॉन विल्ब्रेंड्स फैक्टर जो है मदद कर रहा है, और अचानक से ही इसकी डेफिशिएंसी हो गई ब्लड में, तो हमारा क्या होगा, प्लेटलेट फंक्शन जो है डिफेक्टिव हो जाएगा, और प्लेटलेट फंक्शन जो है हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी ब्लीडिंग होती है, हीमोस्टेसिस, अगर हम लोगों ने पिछला पढ़ा है, अगर आपको वो चैप्टर याद होगा, तो उसमें क्या होता है, अगर ब्लीडिंग शुरू होती है, कहीं से भी इंजरी होती है, तो सबसे पहले जो है ब्लड वेसल्स अपने आप को नैरो करती है, कंस्ट्रिक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं कि वहाँ से ब्लीडिंग कम हो। ठीक है, ब्लीडिंग कम हो। दूसरा जो स्टेज था वो क्या था, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इंजरी वाली जगह पे प्लेटलेट आकर के आपस में चिपकने लगती है और प्लग बनाने लगती हैं, जिससे कि वो
ब्लड के फ्लो को रोक सके। और तीसरा था हमारा कोएगुलेशन, जिसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर काम करके ब्लड को जमा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा वॉन विल्ब्रेंड्स जो फैक्टर है उसकी कमियाँ होने की वजह से हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन ठीक से हो नहीं पा रहा है। ठीक से हो नहीं पा रहा है तो ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अच्छा, ये जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के लिए जो हमारा वॉन विल्ब्रेंड्स जो फैक्टर है वो ज़रूरी है 8 फैक्टर के काम करने के लिए भी। मतलब 8 फैक्टर इसके साथ मिल कर के क्लॉटिंग करता है, तो ये उसमें भी काम करता है, तो ये भी जान लीजिएगा। तो इसकी कमी की वजह से जो हीमोफीलिया होता है उसको हम लोग कहते हैं वॉन विल्ब्रेंड्स डिजीज़। और चौथा आता है हमारा पैरा हीमोफीलिया। पैरा हीमोफीलिया जो है हमारा वो फैक्टर 5 की कमी की वजह से होता है। किसकी कमी की वजह से होता है? फैक्टर 5, क्लॉटिंग फैक्टर 5 जो है उसकी कमी की वजह से जो हमारा हीमोफीलिया होता है उसको हम लोग कहते हैं पैरा हीमोफीलिया। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए हमारे हीमोफीलिया के टाइप्स। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है हीमोफीलिया के। तो देखिए, हीमोफीलिया का सबसे कॉमन, सबसे जो जनरल सिम्टम है जिसमें हम लोग ये डायग्नोज कर पाते हैं या हम लोग ये समझ पाते हैं कि शायद इसको हीमोफीलिया है, वो यही है कि छोटा सा भी कट लगने पे, माइनर इंजरी होने पे भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि खून जल्दी रुकता नहीं है। और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट हम लोग उस समय सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मे बी इसको हीमोफीलिया हो। हम फर्दर टेस्ट करेंगे, बट इस केस में हम कह सकते हैं उसको हो सकता है उसको हीमोफीलिया हो। इसके अलावा अगर किसी लेडी को पीरियड्स आते हैं तो उसमें बहुत हैवी ब्लड फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा, तो हम कह सकते हैं मे बी, ठीक है, हीमोफीलिया हो। इसके अलावा जो जॉइंट कैविटी है वो जो है वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे जॉइंट है, ये हमारा जॉइंट है, 2 हड्डियाँ हमारी मिली हुई हैं, इसके आसपास जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम लोग कहते हैं जॉइंट कैविटी। इस कैविटी में जो है ब्लीडिंग होने के, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं हीमोफिलिक पेशेंट के। ठीक है, हीमोफिलिक पेशेंट के इस कैविटी में इंटरनल ब्लीडिंग होने के, एक्सटर्नल तो आप जान रहे, थोड़ा सा भी कट हुआ, थोड़ी सी भी इंजरी हो गई तो एक्सटर्नल ब्लीड जो होता है उससे हो सकता है ज़्यादा, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग होने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हीमोफिलिक पेशेंट में वो जॉइंट कैविटी में होते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट को जो है एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस और ब्रूशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे पेशेंट को जो है एपिस्टेक्सिस बहुत ही कॉमनली हो जाता है। इसके अलावा ब्रूशेस जो आप स्किन पे आप देखे होंगे, ब्लूनेस हो जाती है। वो ब्लूनेस किसकी वजह से होती है? वो ब्लूनेस होती है कि जो स्किन में जो कैपिलरीज आ रही है, ब्लड कैपिलरीज जो आ रही है, वो जब इंजर्ड हो जाती है या उसमें जब ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है, हमारे स्किन में जब ब्लीडिंग होती है तो हमें ब्रूशेस देखने को मिलते हैं। मैं एक पिक्चर अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिएगा कि ब्रूशेस किसे कहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं हीमोफीलिया वाले पेशेंट, इनको जो है एपिस्टेक्सिस और ब्रूशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गए साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, शायद एक सेकंड। ठीक है, BT नॉट देयर। तो देखिए, इसमें होता क्या है, इसकी डायग्नोसिस हम करेंगे तो पेशेंट का अगर हम करवाएंगे तो उसका क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, CT, BT और APTT ये तीनों जो है प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड होने का मतलब है इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी ब्लीडिंग या क्लॉटिंग होती है, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। पेशेंट में ब्लड क्लॉट जल्दी होगा नहीं, तो ये सब का हम देखेंगे अगर 3 मिनट में होना है तो वो 10 मिनट में हो रहा है, तो ड्यूरेशन बढ़ जाती है। और प्लेटलेट काउंट और PT नॉर्मल रहता है, लेकिन इसमें प्लेटलेट काउंट और PT नॉर्मल रहता है। तो जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे और हम ये सब फाइंडिंग करेंगे कि इसमें आपका CT, APTT, BT ये तो आपका प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, बट प्लेटलेट काउंट हमारा नॉर्मल है और PT हमारा नॉर्मल है, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को मे बी हीमोफीलिया हो। ठीक है, ये तो हो गई उसकी डायग्नोसिस हम कैसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं
कि ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे। अगर पेशेंट को हीमोफीलिया तो ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि हीमोफीलिया होता किस वजह से है, तो हमारा फैक्टर 8, फैक्टर 9 इन सब की कमी की वजह से जनरली हीमोफीलिया जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, जो सबसे कॉमन हीमोफीलिया है वो 8 और 9 फैक्टर की कमी की वजह से होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे सिंथेटिक फैक्टर हम यूज़ करेंगे, मैन मेड फैक्टर यूज़ करेंगे और हम उसको फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो है एडमिनिस्टर करेंगे, उसको देंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 8 और 9 फैक्टर की कमी है, तो हम उसको ऊपर से अलग से सिंथेटिक फैक्टर 8 और फैक्टर 9 पेशेंट को देंगे। पेशेंट को DDAVP देते हैं, DDAVP देते हैं। अब DDAVP क्या है, DDAVP होता है 1D एमिनो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। तो फिर से अगर मैं बोल दूँ 1D एमिनो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, तो ये जो होता है ये एक तरह का सिंथेटिक वैसोप्रेसिन है, ठीक है। इसको देने से क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है हमारा, जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसका लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, ठीक है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से, जो सबसे कॉमन हमारा हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ए, वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी की वजह से ही होता है। तो हम लोग जब DDAVP देते हैं तो उससे क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है हमारा बढ़ जाता है, और अगर उसकी कमी से हो रहा होगा तो हमारा ब्लीडिंग रुक जाएगा। अगर इमरजेंसी कंडीशन है और हम अभी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर, सिंथेटिक क्लॉटिंग फैक्टर को, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को FFP देंगे। FFP आप लोग सभी जानते होंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देने का क्या रीज़न है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्लाज्मा ऐसा मतलब सब्सटेंस होता है जिसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अभी जब हम सिंथेटिक क्लॉटिंग फैक्टर नहीं अरेंज कर पा रहे हैं और इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें हम पेशेंट को प्लाज्मा चढ़ाते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, कि प्लाज्मा के थ्रू उनको जो है क्लॉटिंग फैक्टर मिल जाए और उनकी ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस को मेंटेन करना है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस को मेंटेन करना है। ऐसे स्पोर्ट्स को अवॉइड करना है जिस स्पोर्ट्स में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो भी हीमोफिलिक पेशेंट है उसको हम लोग आउटडोर गेम्स के लिए, जो कि जिसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसे गेम्स के लिए हम लोग अवॉइड करने कहते हैं, क्योंकि उन्हें अगर इंजरी हो गई तो उनकी ब्लीडिंग जल्दी रुकनी नहीं है। हम लोग ब्लीडिंग का मॉनिटर भी करते हैं कि अगर कोई हीमोफिलिक पेशेंट है, उसको कहीं चोट लगा है, उसको कोई इंजरी है, बड़ी इंजरी, तो हम लोग उसकी ब्लीडिंग मॉनिटर करते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, और फिर उसके लिए फ़र्दर जो मेडिसिन देनी होती है वो देते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है एंटी प्लेटलेट ड्रग, जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड है। अभी हम लोगों ने देखा कि हीमोफीलिया में आपका एक तरह से, या वॉन विलबर्ट डिजीज़ में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि इसमें प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा, ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। या सारे, अगर हम पूरे हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं है और ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में एंटी प्लेटलेट ड्रग अगर हम देंगे तो उसमें और भी प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और भी ब्लीडिंग जल्दी रुक नहीं पाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग एस्पिरिन या एंटी प्लेटलेट कोई भी ड्रग्स जो है उसको अवॉइड करते हैं, पेशेंट को नहीं देते हैं। अगर पेशेंट हीमोफीलिया का है तो उसको कोई भी एंटी प्लेटलेट ड्रग नहीं देंगे। अवॉइड स्पोर्ट्स, इसके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स जिससे इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो, ऐसे स्पोर्ट्स को हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया हमारा हीमोफीलिया के बारे में, छोटा सा टॉपिक था। होप सो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा होगा लिम्फोमा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में, हमारे लिम्फोमा वाले चैप्टर में। और अगर वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आपको जो है आगे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।